राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन्होंने राम की भक्ति की, उनमें अहंकार आ गया तो उस पार्टी को 241 पर रोक दिया। जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करते हैं, गर्व करता है लेकिन अहंकार नहीं करता, वो ही सही मायने में सेवक कहलाने के अधिकारी होते हैं। कोई भी लक्ष्य कड़ी मेहनत से हासिल होता है, ना कि सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से। ये तीनों बयान इन दिनों देश के सियासी गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। जहां पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के समानांतर इन बयानों की तपिश ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। अब ये बयान किसके हैं, क्यों इतने अहम हैं और इनको लेकर इतनी खलबली क्यों मची है, आइए पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। दरअसल देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के चेहरों, उनकी नीतियों और विचारों का जब भी जिक्र होता है, साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का जिक्र हर हाल में होता है। जहां देश की सत्ता में पिछले 10 साल से बीजेपी काबिज है, 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो गए हैं। अगर हम बीजेपी के राजनीतिक इतिहास को खंगालें तो सालों से संघ का सफर भी साथ चलता रहा है, जहां दोनों का चोली दामन का साथ देश की सियासत के केंद्र में है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब पीएम मोदी तीसरी बार सूबे के हाकिम बनने की ओर अग्रसर हुए तो संघ के कदमों की चाल पर हर किसी की नजरें टिक गई। बता दें कि इस बार 7 चरणों में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद एक सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है कि क्या बीजेपी और आरएसएस में खाई बन गई है? क्या आरएसएस बीजेपी से नाराज है? क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने बीजेपी के लिए जमीन पर वैसे भागदौड़ नहीं की और अब चुनावों के बाद संघ के दिग्गजों के आने वाले बयान संघ की नाराजगी की कहानी को मजबूत करते दिख रहे हैं। मालूम हो कि लोकसभा चुनावों से पहले संघ और बीजेपी के रिश्तों को लेकर अटकलें लगाई जाने लग गई थी। जहां चुनाव के ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान ने हलचल मचा दी। एक इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने कहा था कि पहले बीजेपी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत थी, लेकिन आज हम सक्षम हैं। आज पार्टी अपने आप को चला रही है। उन्होंने आगे कहा कि शुरू में हम अक्षम रहे होंगे, थोड़ा कम होंगे, तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम आगे बढ़ गए हैं और अब बीजेपी अपने आप को चला रही है। नड्डा के इस बयान के बाद माना गया कि संघ और बीजेपी के रिश्ते में खटास आ गई है और चुनावों तक लगातार ये चर्चा चलती रही। वहीं हाल में लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस बार बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई और 241 सीटों पर रुक गई, जिसके बाद गठबंधन के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी ने एनडीए की सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। बीजेपी ने इस बार चुनावों से पहले 400 पार का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी का रथ बहुमत के पास भी नहीं पहुंच पाया। हालांकि संघ का इस बार चुनावों में पहले की तरह सक्रिय नहीं रहना भी बीजेपी की कम सीटों की बड़ी वजह माना गया। इसके अलावा संघ और बीजेपी हाईकमान के बीच रिश्तों की कमजोरी चुनाव से पहले टिकट वितरण के दौरान भी देखी गई। जहां लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान चर्चा चली कि इस बार संघ की उतनी नहीं चली जितनी पिछले चुनावों में चलती थी। वहीं इस बार संघ को जिस तरह दरकिनार किया गया, उसको लेकर संघ के कार्यकर्ताओं के बीच एक गलत संदेश गया, जिसके बाद संघ के लोगों ने उस तरह से सक्रिय भूमिका नहीं निभाई जैसी वो सालों से निभाते रहे हैं। वहीं चुनावों के नतीजे आने के बाद सबसे पहले बयानों की शुरुआत संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि विपक्ष को विरोधी पक्ष की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए और जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है वो गर्व करता है, लेकिन अहंकार की वहां कोई जगह नहीं है। भागवत ने आगे कहा कि अहंकार करने वाला सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसके अलावा भागवत ने मणिपुर के मसले पर बोलते हुए आगे कहा, अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। समाज में कितनी बातें आ रही।
कि मणिपुर एक साल से शांति की राह देख रहा है। बीते 10 सालों से राज्य में शांति थी, लेकिन अचानक से वहां कलह होने लगी या कलह करवाई गई। लेकिन आज भी मणिपुर आग में जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। उस पर कौन ध्यान देगा? उन्होंने कहा कि अब जरूरी है कि इस समस्या को प्राथमिकता से सुलझाया जाए। भागवत का ये बयान आने के बाद खलबली मच गई और माना गया कि वो सीधा 2 टूक संदेश मोदी सरकार को दे रहे हैं। वहीं भागवत के बाद ये सिलसिला आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बरकरार रहा, जहां हाल में छपे एक लेख में बीजेपी के 400 पार चले नारे पर कटाक्ष करते हुए आरएसएस के सदस्य रतन शारदा ने लिखा कि कोई भी लक्ष्य कड़ी मेहनत से हासिल होता है, ना कि सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से। और बीजेपी नेता अपने बुलबुले में खुश थे। वो मोदी की चमक का आनंद ले रहे थे, जिसके चलते वो सड़कों पर लोगों की आवाज को सुन ही नहीं सके। इसके अलावा लेख में आगे लिखा है कि इस बार संघ पर आरोप लगा है कि हमने बीजेपी के लिए काम नहीं किया, लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि आरएसएस बीजेपी की फील्ड फोर्स नहीं है और बीजेपी दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी है और उसके पास अपने कार्यकर्ता हैं और चुनावों में वोटर्स तक पहुंचना पार्टी का काम है। वहीं इसी कड़ी में गुरुवार को जयपुर में आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने बीजेपी की कमजोर परफॉर्मेंस पर तीखा हमला बोला है। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिया। इंद्रेश ने कहा कि जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल भी शक्ति नहीं दी, वो सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने और नंबर 2 पर खड़े रह गए। लेकिन जिस पार्टी ने भक्ति की पर उसमें अहंकार आ गया, उस पार्टी को 241 पर रोक दिया, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बना दी। इंद्रेश ने कहा कि ये राम का न्याय है, राम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और राम सजा नहीं देते हैं। माना जा रहा है कि इंद्रेश कुमार का बयान भी बीजेपी को आईना दिखाने जैसा ही है, जहां उन्होंने किसी का नाम लिए बिना सीधा हमला बोला है। राजस्थान फर्स्ट के लिए अवधेश पारिक की रिपोर्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।